करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहा जाता है? निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का बीजगणितीय अध्ययन हम करते हैं। इसकी खोज रेने देकार्तेस नाम के गणितज्ञ ने किया था और उन्हीं के नाम पर इनके कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कार्तीय तल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि ज्यामिति ये जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है, इस निर्देशांक ज्यामिति के निर्देशांक अक्ष तथा कार्तीय तल क्या होते हैं? निर्देशांक अक्ष तथा कार्तीय तल किसे कहा जाता है? हम दो लंब रेखाएं लिए हैं, एक लिए हैं यक्स ओ यक्स डैश। ध्यान से देखिएगा, यक्स ओ यक्स डैश। कई बार बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। ये स्पेस है, ये स्पेस है। आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्पेस है। कई बार बच्चे इसे ई डैश समझ लेते हैं, नहीं, आप इसे स्पेस कह सकते हैं, यह स्पेस है, डैश आपका ये है। तो दो लंब रेखाएं यक्स ओ यक्स डैश, यक्स ओ यक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश, हमने दो लंब रेखाएं लिया है जो कि इस प्रकार है कि दोनों रेखाएं परस्पर क्या है? लंबवत हैं तथा एक दूसरे को उसके शून्यों पर काटती हैं, जिसे बिंदु O से दर्शाया गया है। और इसी बिंदु O को हम कौन सा बिंदु कहते हैं? हम इसे ही, इस बिंदु O को हम इसे ही मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0 का मान 0 पर होता है और यह दोनों एक दूसरे के किस पर काटती हैं? शून्यों पर काटती हैं। जैसे ही दोनों लंब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो यह 4 भागों में विभाजित हो जाता है। आप देखिए 4 पार्ट इसके हो गए हैं और इन 4 पार्टों को 4 चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। पहला प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसी पूरे तल को यह 4 भागों में बढ़ता है और इसे हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। प्रथम चतुर्थांश को ध्यान से देखिए। प्रथम चतुर्थांश में जो पहला हमारा निर्देशांक होता है, वह पहला निर्देशांक। तो ये निर्देशांक क्या है भाई? तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह निर्देशांक क्या है। तो किसी भी कार्तीय तल में यक्ष अक्ष से दूरी तथा वाई अक्ष से दूरी, तो जो यक्ष बिंदु यक्ष होता है वह वाई अक्ष से दूरी होती है तथा जो वाई होता है वो यक्ष अक्ष से दूरी होती है। इन दूरियों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो संग्रह होता है, वह किसी भी बिंदु का क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। पहले वाले निर्देशांक को यक्ष अक्ष यानी यक्ष निर्देशांक को हम भुज कहते हैं तथा वाई निर्देशांक को वाई को हम कोटि कहते हैं, जो कि बिंदु P की यक्ष अक्ष से दूरी है। ध्यान से देखिएगा, यक्ष अक्ष से दूरी, यक्ष अक्ष से कितनी दूरी है इसकी? y, और इसका P की y अक्ष से दूरी कितनी है? यक्ष। तो यह ठीक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है उसे यक्ष कामा वाई से दिखाया जाता है। पहले को भुज और दूसरे को कोटि कहा जाता है। क्लास 9 में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तौर पर हम लोगों ने इसे पढ़ा था। अब वो यक्ष अक्ष पर किसी बिंदु के लिए, अगर यक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है तो y का मान क्या होगा? 0 होगा। और कोई y अक्ष पर कोई बिंदु है तो वह उस बिंदु के लिए यक्ष का मान क्या होगा? 0 होगा और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 का मान 0 होंगे। अब हम चतुर्थांश पर आते हैं। चतुर्थांश हमारे 4 तरह के होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश के जितने भी निर्देशांक होंगे, दोनों निर्देशांकों के जो मान होंगे वह धनात्मक होंगे। तो ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यह धनात्मक कैसे लिया गया है, ये माइनस, ये ऋणात्मक लिया गया है, ये ऋणात्मक लिया गया और ये धनात्मक लिया गया है। ये कैसे लिया गया है? तो आप ध्यान से देखेंगे, यक्ष अक्ष की जो यह वैल्यू आती है यह पॉजिटिव से लिया जाता है। वाई अक्ष की जो यह वैल्यू आती है इसे भी पॉजिटिव से लिया गया जाता है। इन दोनों के दोनों क्या है? धनात्मक। तो इसके बीच जो भी हमारे निर्देशांक बनेंगे वो धनात्मक होंगे कि नहीं?
सबसे पहले हम यक्स की बिंदु यक्स की दूरी लेते हैं, तो यक्स की दूरी हमारे धनात्मक में है और यहाँ वाई की दूरी धनात्मक में है, तो इसलिए दोनों के दोनों धनात्मक हमने लिखा है। अब हम आ जाते हैं द्वितीय चतुर्थांश की तरफ। द्वितीय चतुर्थांश में हमारी यह दूरी ऋणात्मक ली जाती है और दूसरी दूरी जो है धनात्मक है आपकी। तो हम सबसे पहले यक्स की दूरी लिखते हैं, तो यक्स जो है ऋणात्मक है तो ऋणात्मक और वाई का धनात्मक है तो धनात्मक, यानी द्वितीय चतुर्थांश में जितने भी हमारे निर्देशांक पाए जाएंगे वो सारे के सारे निर्देशांक पहला माइनस और दूसरा प्लस होगा। अब आ जाते हैं तृतीय चतुर्थांश में, तो हमारा जो y डैश होता है वह भी माइनस में होता है और x डैश भी माइनस में होता है, तो इनके बीच बनने वाले जितने भी हमारे निर्देशांक होंगे दोनों के दोनों किसमें लिए जाएंगे, ऋणात्मक में यानी माइनस में लिए जाएंगे। सबसे पहले x को लिखते हैं तो x माइनस में है और उसके बाद y को लिखते हैं तो y भी माइनस में है। अब आ जाते हैं आखिरी चतुर्थांश में, आपके चतुर्थ चतुर्थांश में, इसमें यक्स आपका किसमें है, धनात्मक में है और y किसमें है, ऋणात्मक में है। तो इस प्रकार यह चारों चतुर्थांशों के चार अलग अलग तरह के निर्देशांक पाए जाते हैं। तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। आप तुरंत जब भी कार्तीय तल से रिलेटेड कोई निर्देशांक आपको ज्ञात करने हो कि बताइए यह किस चतुर्थांश में पड़ता है, तो आप कार्तीय तल बनाइए और तुरंत आप चारों को इंडिकेट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप कंपेयर करके वैल्यू रख दीजिए। जब हम इस पे आधारित क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं, एक्चुअल में यह क्लास 9th तक आपने इसे पढ़ा था, अब हम 10th की बात करते हैं, 10वीं कक्षा की बात करते हैं। 10वीं कक्षा में मैंने इसके बेसिक और रूल यह कैसे आते हैं, इसके डेरिवेटिव के बारे में नहीं बताया, डायरेक्ट हम फार्मूले पर आए हैं। डेरिवेटिव सेक्शनल वीडियोस में अलग अलग करके बताए गए हैं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लिया दो बिंदु है, हमारा एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ए बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी हो, अगर उनके निर्देशांक पता हो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए आप कोई दो शहरों के नाम ले लीजिए, हमने दो शहर ले लिए, मान लीजिए आपका एक बनारस है और दूसरा शहर जो है हमने आपका लखनऊ ले लिया या गोरखपुर ले लिया। इन दो शहरों के दो अलग अलग के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो आप बस हमें उसका निर्देशांक बता दीजिए, तो हम इनके बीच की दूरी क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और इसके बीच की दूरी का ज्ञात करने का सूत्र आप कैसे याद रखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का। आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का। अब हम बात करते हैं, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र था। अब हम बात करते हैं विभाजन सूत्र का। देखिए विभाजन दो तरह का होता है, एक होता है अंतः विभाजन और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने सिलेबस से बाहर कर दिया है, फिर भी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें बाह्य विभाजन का भी सूत्र पढ़ लेना होगा और उसे थोड़ा सा हम अपने हिसाब से समझ लें। अंतः विभाजन का सूत्र आपके सिलेबस में है, इसे आपको पढ़ना है। चलिए बात करते हैं अंतः विभाजन क्या होता है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हमारे दो बिंदु हैं ए और बी, हमारे दो बिंदु ए और बी हैं। ए और बी का जब अंतः विभाजन करेंगे तो अंतः विभाजन करने वाला जो बिंदु है वह कौन सा बिंदु है, पी है। तो हमें इसी पी का क्या निर्देशांक क्या निकालना है, इसी बिंदु पी का हमें निर्देशांक निकालना है। और यह बिंदु इसे कितने भागों में तोड़ रहा है, दो अनुपात में तोड़ रहा है, यम संबंध है यम। तो इसे हम अंतः अनुपात करते हैं। और बाह्य अनुपात को जरा ध्यान से समझिएगा, ए और बी को एक बिंदु पी है जो इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, बाह्य अनुपात में। देखिए इसीलिए आप ऐसे भी दिमाग में इसे बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं कि अंतः है इसीलिए दोनों बिंदुओं के अंदर है, और बाह्य है इसीलिए दोनों बिंदुओं में से क्या है, बाहर है। यहां से ए और बी के बीच का जो यह अनुपात लिया गया है, यह बिंदु जो है
यह यम है, यह ए से पी की दूरी यम और बी से यम की बी की दूरी यह हमने लिया है, और इस अनुपात को यह बाएं अनुपात में विभाजित कर रहा है और यह अंत अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो माना ए x1 y1 प्लस तथा बी दूसरा बिंदु बी x2 y2 दो दिए गए बिंदु है तथा एक बिंदु p x, y इस रेखा को यम संबंधी n के अंत अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या फार्मूला आपका हो जाएगा, अंत अनुपात में अगर विभाजित करता है तो बिंदु x, y का निर्देशांक हो जाता है mx2 प्लस nx1 अपान यम प्लस n। ध्यान दीजिएगा mx2 यम का संबंध यानी पहले का संबंध, यम का संबंध x2 के साथ और n का संबंध x1 के साथ और दोनों को जोड़ दिया, यम y2 प्लस n y1 यम प्लस n। अंत विभाजन जब भी पूछेगा आपको यह सूत्र कैसे याद रखना है, mx2 प्लस nx1 यम प्लस n। पहला अनुपात दूसरे निर्देशांक के पहले भुज के साथ और दूसरे अनुपात पहले निर्देशांक के पहले भुज के साथ हम रखते हैं। और ठीक जब आप बात करेंगे किसकी, बाएं अनुपात की, तो आप इस धनात्मक के जगह चिन्ह के जगह कौन सा चिन्ह लगा देंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, तो यह बाएं अनुपात। अब बात करते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक। ऐसा भी तो होगा कि अंत होगा, नहीं तो बाय होगा। एक ऐसा भी केस आ सकता है कि वह क्या हो, एकदम बीचों बीच में हो। जब बीचों बीच में होगा तो आपको कोई सूत्र रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप x1 प्लस x2 अपान 2 प्लस y1 प्लस y2 अपान 2 रख देंगे। मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आपको बताना है। मान लिया हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसके निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 है। तो इनके माध्यिकाओं को जो माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है ना, इनके माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वह केंद्रक कहलाता है और इस केंद्रक का निर्देशांक हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 y1 प्लस y2 अपान y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। कब, जब माध्यिकाओं केंद्रक की बात करेगा तब। और अगर आपसे त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात किया तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। कैसे याद रखेंगे, 1/2 1/2 x ब्रैकेट में x1 अनदर x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। इसे आप ध्यान से देखिए, बच्चे अक्सर इस सूत्र को लेकर कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, x1 से हमने शुरुआत की तो x1 1 के बाद क्या आता है 2 है, 2 के बाद 3। यहाँ देखिए 2 से शुरुआत की, 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद 1। अरे 1 2 3 तीन ही का यहाँ अनुपात ले रहा है। और x3 के बाद क्या आता है 1, फिर रिसाइकल हो गया ना, फिर तो वो चक्रीय। तो यह 3 के बाद 1 के बाद। और यदि तीनों बिंदु समरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। आपके कक्षा 9वीं तक का इंट्रोडक्शन यहाँ तक था और कक्षा 10वीं में आपने इतने ही सूत्रों का टोटल समायोजन पढ़ना है। टाइप फर्स्ट, हमारे कुछ निर्देशांक दे रखे हैं और हमें यह बताना है कि वह जो बिंदु स्थित है वह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यह सबसे पहले नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। हमारे 4 चतुर्थांश थे, चारों चतुर्थांश के बारे में एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमारा ये फर्स्ट चतुर्थांश था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ चतुर्थांश था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चतुर्थांश की। तो इसके निर्देशांक जो थे दोनों के दोनों क्या थे, धनात्मक थे। इसका पहला ऋणात्मक था और दूसरा धनात्मक था। इसमें दोनों ऋणात्मक थे और इसमें पहला धनात्मक था दूसरा ऋणात्मक था। बस आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। पहला जो है यह किस चतुर्थांश का है, तीसरे चतुर्थांश का है। ये जो दूसरा 4, 1 दिया है दोनों के दोनों धनात्मक है,
तो यह प्रथम चतुर्थांश के हैं। इसमें पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो यह चौथे चतुर्थांश का है और यह दूसरे चतुर्थांश का है। बस यही आपको बताना था। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों में आते हैं। एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, अब निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी बतानी है। कि बिंदु युग्म दे रखे हैं और बीच की दूरी बतानी है। दोनों दो तरह के क्वेश्चन दिए हैं, एक वेरिएबल पर दिया है, एक चर राशि पर दिया है और दूसरा अचर राशि पर। चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 4,3 और 2,5। तो हमारी यह जो राशि दे रखी है इसमें हमारा x1 की वैल्यू क्या है? x1 जो है 4 है और y1 कितना है? 3। ध्यान दीजिएगा, x1 y1। x2 की वैल्यू कितनी है? 2 दे रखी है और y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो हम लोग क्या जानते हैं? बिंदु युग्मों के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या सूत्र हमने पढ़ा था? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 हमारा क्या है भाई? हमारा यहाँ x2 है 2 और x1 कितना है? 4। 2 में से 4 को माइनस करेंगे, प्लस y2 कितना है? y2 है हमारा 5 और y1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर। यानी यह हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। यानी 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 को जब आप बाहर निकालेंगे तो यह आएगा 2 कड़ी में 2 और दूरी किसमें लिखी जाती है? मात्रक में। 2 कड़ी में 2। तो यह बीच की दूरी निकालने का क्या है? सूत्र से हमने किया। तो इस तरह के जब दो युग्मों के बीच की दूरी पूछे या दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो सेम आप ऐसे ही करेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क की तरह है। अब आते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, Q के बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस बार बीच की दूरी दे रखी है, कितना मात्रक? 10 मात्रक। मान लीजिए दो बिंदु हैं, एक बिंदु हमारा P है और दूसरा क्या है? Q है। इसके बीच की दूरी कितने यूनिट की है? 10 मात्रक की है। यह हमको दे रखा है और हमारे बिंदु क्या दे रखे हैं? पहला बिंदु है हमारा 2,-3 और दूसरा है हमारा 10,y। यह दो बिंदु हमारे दे रखे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो इसलिए यहां x1 की अगर हम बात करें, x1, x2, y1, y2 कितना दे रखा है? हमारा x1 क्या हो जाएगा? पहला 2 है और y1 क्या हो जाएगा? -3। x1 y1 हो गया, x2 y2। x2 है आपका 10 और y2 क्या है आपका? y। P तथा Q के बीच की दूरी दे रखी है। P तथा Q के बीच की दूरी ये क्या है? दिया है हमें। ये हमें दे रखा है बीच की दूरी कितना मात्रक दे रखा है? 10 मात्रक। बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखा है। तो हम क्या फार्मूला जानते हैं? हम फार्मूला जानते हैं बीच की दूरी के सूत्र का कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 10। अब ध्यान दीजिए यहां आपको मिलेगा x2 आपका कितना है भाई, x2 आपका 10 है, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है, अब y1 कितना है -3 है, y1 आपका -3 है और एक माइनस फार्मूले में ही होता है बराबर 10। ध्यान से आप देखेंगे तो यह हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यह y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बस कणी को हटाना है ना तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही आप वर्ग करेंगे कणी अपना स्थान छोड़ देगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और कणी हट गया। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है क्या, चलिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर दे रखा है, ये फार्मूला है तो चलिए इसके फार्मूले को रखते हैं, यानी y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 2ab 2 तिया 6y बराबर कितना 100। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100। 64 और 9 आप जोड़ेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा आपका 73। अब प्लस 100 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -100 होगा क्या आपका, -100 हो जाएगा तो यह हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से 73 माइनस कीजिए तो 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, यानी 27 को ऐसा घटाएं कि घटाने पर क्या है 6 आए। तो 27 को जब आप इसको घटाएंगे तो हम इसके यहाँ 2 पार्ट कर दे रहे हैं ताकि इसके आंसर आपको सम्मिलित रूप से दिख जाए। ध्यान दीजिए इसके हम y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 है बराबर 0, तो इसका मतलब यह हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस क्या हो जाएगा 3 y माइनस 27 बराबर 0, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। दोनों में कुछ कॉमन है, y कॉमन है तो y प्लस 9 हो जाएगा, अब -3 कॉमन है तो y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0, यानी y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। तो इसलिए y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर -9 तथा या तो ये y का मान ये एक आएगा या y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3, यानी आपके y के कितने मान हो सकते हैं 2 मान, एक मान होगा y बराबर -9 और दूसरा होगा y बराबर। अब आते हैं टाइप 4 पर, यह विभाजन सूत्र से संबंधित फार्मूला है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 संबंधी 3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो हम जो पूछ रहा है हम उसे मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। माना हम एक वह बिंदु मान ले रहे हैं, माना P यानी x, y बिंदु A नाम दे दिया हमने इसको A -1, 7 तथा B दूसरे बिंदु को नाम दे दिया B 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को
दो संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा, यहां बच्चों का प्रश्न यह उठता है, सर आपने 2 विभाजन सूत्र पढ़ाया है, एक अंतः विभाजन पढ़ाया है और दूसरा बाह्य विभाजन का सूत्र पढ़ाया है। तो अंतः विभाजन का सूत्र हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा कि बाह्य विभाजन का? हमेशा इस बात का याद रखिए, अगर आपको बाह्य विभाजन का पहली बात तो बाह्य विभाजन के क्वेश्चंस लगभग सिलेबस में है ही नहीं, अंतः विभाजन ही दिया रखा है। लेकिन अगर बाह्य विभाजन भी प्रश्न पूछता है तो प्रश्न में साफ साफ आपको लिख देगा कि बाह्य विभाजन का यह सूत्र है कि बाह्य विभाजित करता है। अगर कोई अंतः विभाजन के लिए या तो अंतः विभाजन लिख देता है, नहीं तो कुछ नहीं लिखता है। यानी हम मान लें कि हमारे पास एक रेखा है P और Q नाम की एक रेखा, A और B नाम की, A और B नाम की एक रेखा है। इसको एक बिंदु जो P है वह 2 संबंधे 3 के अनुपात में, यानी यहां से यहां तक की दूरी इसकी 2 और यहां से यहां तक की दूरी 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। और इसके निर्देशांक यह दे रखे हैं, इसका निर्देशांक x, y है और इसका जो है -1, 7 है और इसका 4, -3। हम दिखा लीजिए। इसके लिए आप क्या नोट करते हैं? आप नोट करते हैं x1, x2, y1, y2 और अनुपात। तो आपका x1 क्या है भाई? यहाँ x1, x2 है और y1, y2 है। ये देखिए x1, y1 है -1, 7 और यहाँ x2, y2 है 4, -3। इसमें एक और चीज होता है, यम संबंधे यानी 2 संबंधे 3, यम का अनुपात कितना है? 2 और यन कितना है? 3। तो अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र से P x, y का जो निर्देशांक का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या फार्मूला था? यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, कामा यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन। यह अंतः विभाजन का सूत्र है। बस आप वैल्यू निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिए, आपका जो मान है यहाँ रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यम का मान कितना है भाई? यम का मान 2 है। x2 का मान कितना है? x2 का मान 4। ध्यान रखिएगा, गुणा करते समय या वैल्यू रखते समय अगर आपने गड़बड़ किया है तो आपका आंसर आएगा नहीं। यन का मान कितना है? 3। x1 का मान कितना है? -1। यम प्लस यन यानी 2 + 3। दूसरा यम y2, यम का मान कितना है? 2, y2 का मान कितना है? -3। यन का मान कितना है? 3। y1 का मान कितना है? 7। यम प्लस यानी 2 धन 3। ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा हम एक स्टेप एक्स्ट्रा चल रहा है, चाहे रहने दीजिए। 4 दूना 8 -3 बटा 5, कामा 3 दूना 6 -6 और 17 के 21 बटा 5। ध्यान दीजिए, 8 में से 3 गया 5 बटा 5 और 21 में से 6 जाएगा 15 बटा 5। यानी कितना आंसर आया है आपका? 1, 3। तो वह जो यहाँ अनुपात जो वह बिंदु है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएंगे? उस बिंदु का निर्देशांक P x, y क्या हो जाएगा? 1, 3 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। तो अंतः विभाजन के यह निर्देशांक ज्यामिति के मुख्यतः अभी हम लोगों ने 4 टाइप पढ़े हैं। कुछ और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप बच चुके हैं, हम आगे पढ़ेंगे। करते हैं टाइप 5। बिंदु -2, 6
और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जरा इस बात को ध्यान दीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक, यह जो निर्देशांक ज्यामिति का है 5वें टाइप का क्वेश्चन इस तरह का होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और वो रेखा ले लेंगे। मान लिया हमारा वो रेखा क्या है, ए बी है। ए पर हमारा बिंदु का निर्देशांक -2, 6 है और बी पर हमारा -2, 10 है। तो कह रहा है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि यह -2, 6 जो है हमारा इक्वल है x1, y1 के, तथा यह जो b है हमारा -2, 10 यह इक्वल है x2, y2 के। तो इसलिए x1 का मान क्या हो गया हमारा -2 और x2 का मान क्या हो गया हमारा -2। x1 का भी मान -2 और x2 का भी मान -2। अब y1 का क्या मान है, y1 का मान हमारा हो गया 6 और y2 का मान हमारा हो गया कितना, 10। तो हम फार्मूला जानते हैं, हम फार्मूला क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है, जो कि हम लोगों ने जब निर्देशांक ज्यामिति की परिचय देखा था तो परिचय में हमने यह फार्मूला पढ़ा था। बस x1 की जगह आप x1 की वैल्यू रख दें। x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -2, आप प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -2 अपान 2, कामा y1 कितना है 6 और y2 कितना है 10 अपान 2। -2 और -2 -4 हो जाएगा, -4/2 और 10 और 6 16, 16/2 यानी क्या हो गया आपका 2 से 4 यानी -2 और 8 दूनी 16। तो यानी इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा -2, 8 इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। अब हम आते हैं टाइप 6। टाइप 6 का क्वेश्चन कैसे दिया है, कह रहा है बिंदु -4, 6 को बिंदु ए व बी को जोड़ने वाली रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करती है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए यह किस अनुपात में विभाजित करती है। तो जो हमसे अनुपात पूछता है, इबारती प्रश्नों का आप एक सीधा सा अनुपात समझ लें, यहाँ तो फिलहाल अभी लगेगा ही लगेगा, और भी अन्य प्रश्नों में जो पूछता है हम उसे मान लेते हैं। तो हमसे पूछा है किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो हम मान लेंगे, माना इस बिंदु का आप नाम दे दीजिए, कोई बिंदु P नाम दे दीजिए, -4, 6 ए बी, यह बिंदु ए और बी है, ए बी को यम संबंधे यन के अनुपात में विभाजित करता है। थोड़ा सा हम इसके फिगर की अगर हम बात करें तो हमारा एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु हमारा बी है। ए है हमारा -4, 6, बी है हमारा नहीं, ये आपका मध्य बिंदु है। तो मध्य, यहाँ आपका मध्य बिंदु नहीं है, आपके बीच का बिंदु है, जो इसे 4, 6 के, ये पी को हमने -4, 6 ले लिया है। और ये आपके दो बिंदु -6, 10 है और 3, -8 है। यह जो हमारा बिंदु है और यह अनुपात है यम संबंधे यन के अनुपात में विभाजित हो रहा है। यही अनुपात हमारा x1, y1 का है और यह x2,
y2 का है, तो इसलिए x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू नोट करेंगे। x1 -6 है और x2 आपका कितना है 3। आपका x1 कितना है भाई, y1 है आपका 10 और y2 है आपका -8। तो बिंदु P AB को यम संबंधी n के अंतः अनुपात में विभाजित करे तब, तो फार्मूला क्या हो जाता है हमारा, यह जो P है, P यानी हमारा -4, 6 की जो वैल्यू है, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि यह ब्रैकेट में mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और यह my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n का अनुपात यह आएगा। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, हमारा जो है यह P जो है -4, 6 है। यहाँ यम हमें पता ही नहीं है, x2 कितना है हमारा, x2 3 है, तो हम 3 यम लिख दें। n हमें पता ही नहीं है, लेकिन x1 हमारा 6 है, तो -6 n अपान m प्लस n कामा y2, तो यम हमें पता ही नहीं है, लेकिन y2 हमारा कितना है, हमारा y2 है -8m, और n हमें पता ही नहीं है, और y1 हमारा कितना है 10n इज इक्वल टू m प्लस n। दो हमारे बिंदु आए, हम दोनों में अब हम तुलना करेंगे। तुलना से हम ध्यान देंगे कि हमारा जो 3m - 6n है, 3m - 6n अपान m प्लस n, यह इक्वल है -4 के। अब हम यहाँ ध्यान देंगे 3m - 6n इज इक्वल टू -m प्लस n, यानी हम इसको लिख सकते हैं -4m - 4n। n को आप इधर ही रहने दें, m को इधर उठा लाएं, 3m प्लस 4m, -4m इधर आएगा तो +4m हो जाएगा, और -6n को उधर लेते जाइए तो 4n पहले से ही था, -6n इधर आएगा तो +6n हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 और 4 7m हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 2n। तो n को इधर उठा लाइए तो m अपान n हो जाएगा, और ये 2 अपान 7 को उधर भेज दीजिए, n को हम इधर उठा लेने हैं, इसलिए m रेशियो n कितना हो जाएगा 2:7। तो यह किस अनुपात में विभाजित कर रही है इसको, यह जो है इसको 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। यह जो है निर्देशांक ज्यामिति का 7वें टाइप का प्रश्न है, और इस 7वें टाइप के प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये कैसे सॉल्व हुआ है, हल की बात करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। बिंदु 5, -6 व -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। हमें यह बताना है कि इसे y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना बिंदु P जो माना y अक्ष पर, y अक्ष के लिए लेके चलिए, y अक्ष पर माना y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर आपकी जो x की वैल्यू क्या होती है, वो क्या हो जाती है 0,
और चूंकि हमको y का कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो y का y मान लेंगे। माना y अक्ष पर बिंदु P0, y बिंदुओं 5, -6 व -1, -4 को यम संबंधे n के अनुपात में विभाजित करता है। -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी बिंदु है या कोई भी बिंदु का निर्देशांक है, अगर y अक्ष पर है तो उसमें x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, और y का निर्देशांक नहीं पता है तो हमने उसको y ही मान लिया है। तो माना वह बिंदु P है जो 0, y है, और बिंदु 5, 6 और -1, 4 इनको हमने नाम दे दिया A और B। चलिए इनको नाम दे दिया A और B को, -1, -4 को यम संबंधी n के अनुपात में विभाजित करता है। अगर हम फिगर की बात करें तो हमारा फिगर कुछ यूं बनेगा, ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा और ये हमारा बिंदु P हो जाएगा। P जो है हमारा 0, y है, अनुपात यम संबंधे n का है, और यह जो हमारी वैल्यू है 5, -6 और यह जो वैल्यू है -1, -4 है। तो हम तुलना जब करेंगे या जब यहाँ कंपेयर करेंगे तो सिंस x1 जो हमारा होगा 5 हो जाएगा और x2 जो होगा हमारा -1 हो जाएगा, कामा जो हमारा y है y1 है वो -6 हो जाएगा और जो हमारा y2 है वो -4 हो जाएगा। तो सेंस से इसलिए हम जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि P0, y बिंदुओं या रेखाखंड कह लें आप, रेखा AB को यम संबंधे n के अंतः अनुपात में विभाजित करे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, P जो है 0, y इज इक्वल टू हो जाएगा इन द ब्रैकेट yx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n हो गया आपका। अब हम ध्यान देंगे इसमें, तो हमारा जो है P का कोऑर्डिनेट 0, y है और यम की वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं है, लेकिन x2 हमारा -1 है तो यह हो जाएगा n की वैल्यू हमारा फाइंड आउट नहीं है, लेकिन x1 की वैल्यू जो है हमारा है 5 तो यह हो जाएगा 5n अपान m प्लस n, और y2 की अगर हम बात करें तो हमारा y2 की वैल्यू -4 है तो -4m और -6n अपान m प्लस n। अब जब आप यहाँ तुलना करेंगे तो तुलना से आप ध्यान देंगे, तुलना से अक्सर बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं तुलना करने के लिए। हम देख रहे हैं कि बराबर के दोनों तरफ 2 निर्देशांक हमारे दे रखे हैं, हमारा इसका भुज इसके भुज के बराबर होगा और इसका कोटि इस बिंदु के कोटि के बराबर होगा। तो इसलिए अगर हम बात करें तो -m प्लस 5n अपान m प्लस n की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, -m प्लस 5n इज इक्वल टू 0, m प्लस n का हमने मल्टीप्लाई किया या 0 हो गया, तो ये -m इज इक्वल टू -5n। n को हम इधर ले आए, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, m को हम इधर लाएंगे तो m अपान n हो जाएगा और ये 5
नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसलिए यम रेशियो यन कितना आया है 5:1। इसका मतलब यम की वैल्यू आपका 5 है और यन की वैल्यू क्या है 1 है। इसने बिंदु के निर्देशांक भी पूछे हैं, तो बिंदु के निर्देशांक के लिए पहला तो हमारा भुज 0 है और y के लिए जहां जहां आपको यम और यन की वैल्यू दिख रहा है आप यम और यन की क्या कर देंगे वैल्यू को रख देंगे। वैल्यू को जब यम और यन की वैल्यू को रखेंगे तो आपका निर्देशांक आपको मिल जाएगा। अक्सर अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है कि हमारा जो भुज है वह भुज के बराबर होगा और जो कोटि है वह कोटि के बराबर होगी। तो चूंकि हमने पहला ही भुज लिया है तो भुज को भुज के बराबर किया है। अगर आप चाहें तो -8m + 10n अपान m + n बराबर 6 भी ले सकते हैं। दोनों में सेम आंसर ही आपके मिलेंगे। अब आते हैं टाइप 8। कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति का 8वां जो टाइप होता है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आते हैं बिंदु 3, -3 व 9, को मिलाने वाली रेखा को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या करने हैं, हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेते हैं, माना हल, माना बिंदु, इन बिंदुओं के नाम हम दे रहे हैं। बिंदु ए का नाम 3, -3 व B 9, को मिलाने वाली रेखा को त्रिभाजित करने वाले बिंदु, त्रिभाजित करने वाले बिंदु जो है उन बिंदुओं के हम नाम दे रहे हैं। करने वाले जो बिंदु हैं उन बिंदुओं के नाम, एक को P नाम दे दिया, P तथा Q है, P तथा Q है। अब जरा हम इस बात को ध्यान से देखें तो हमारा जो है A से लेकर B तक का बिंदु दे रखा था। A 3, -3 है और B जो है हमारा कितना है 9, 9 है। इसको 3 बराबर भागों में, त्रिभाजित का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है 3, भाजित का मतलब होता है भाग, 3 बराबर भागों में बांटने वाले जो बिंदु हैं, हमारा एक P है और दूसरा हमने क्या मान लिया Q। यानी अगर हम मान के चले तो यहां से यहां तक की जो इनकी दूरी है उसको हमने K मान लिया, यहां से यहां तक की जो इनकी दूरी है वो अभी K हो गई, और यहां से यहां तक की भी जो दूरी है वो भी क्या हो गई K हो गई। इसके हिसाब से आप ऐसे इसको निर्दिष्ट कर सकते हैं कि A से P, P से Q और Q से B, इन तीनों के बीच की दूरी क्या है K हमने माना है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो A से Q की बात करें, A से Q और Q से B की, A से Q और Q से B की बात करें तो AQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। A से Q की बारे में बात करें तो A से Q की अगर हम बात करेंगे तो A से Q में AP आएगा, AP और PQ आएंगे। AP भी K है आपका, AP भी K है और PQ भी K है, यानी कितना हो जाएगा टोटल 2K। और ऐसे ही अगर आप बात करें PB की, चलिए PB की बात कर लेते हैं। PB की, PB तो PB में दो चीजें हैं, PQ प्लस QB, PQ प्लस QB, तो यह भी K है और यह भी K है, यानी यह भी क्या हो जाएगा 2K हो जाएगा। रीजन यह है कि हम AQ और PB को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसके निर्देशांकों को ज्ञात करने के लिए इनका अनुपात लेना होगा। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं AQ का अनुपात किसके साथ, क्यूबिक के साथ। एक बात बताइए, AQ कितना आपने अभी यहाँ फाइंड आउट किया है, 2K फाइंड आउट किया है, 2K, और QB कितना है K है। इसका मतलब क्या इनका रेशियो 2:1 आएगा क्या,
ऐसे ही अगर आप एपी और पीबी का रेशियो फाइंड करें, एपी और पीबी, पीबी का रेशियो फाइंड करें, तो एपी आपका क्या है, के है, और पीबी आपका क्या है, 2k है। तो क्या इसका 1:2 आएगा? चलिए अब बिंदु को ज्ञात करते हैं। बिंदु बिंदु P के लिए, बिंदु P के निर्देशांक के लिए, बिंदु P के निर्देशांक के लिए, बिंदु P के निर्देशांक के लिए अगर हम बात करें तो इसी फिगर को हम थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दे रहे हैं। यह है हमारा A और यह है हमारा B। तो बिंदु P का निर्देशांक यहाँ है, तो आपने इसके लिए P यहाँ लिया है और इसके निर्देशांक को हम यहाँ y से डिनोट कर दे रहे हैं। यहाँ A की वैल्यू जो है 3, -3 है और यहाँ B की वैल्यू जो है 9, -9 है। और इसका जो अनुपात है, आपने ही यहाँ कहा कि यह अनुपात 1 का है और यहाँ अनुपात किसका है, 2 का। तो यहाँ जब आप वैल्यू नोट करेंगे, तो यहाँ जब वैल्यू नोट करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 9, y1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -3 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 9। यम कितना हो जाएगा आपका, यम हो जाएगा 1 और यन हो जाएगा आपका 2। पहली वैल्यू यम होती है और दूसरी वैल्यू यन होती है। तो अब हम आप यहां लिखेंगे, चूंकि बिंदु P यानी x, y, बिंदु P बिंदुओं ए बी को एक संबंधे 2 के अंतः अनुपात में विभाजित करता है, अंतः अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारा px, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, px, y का हमारा जो फार्मूला हमने पढ़ा है वह फार्मूला है हमारा mx2 + nx1 अपान m + n, और दूसरी वैल्यू है my2 + ny1 अपान m + n। हम स्पेस थोड़ा सा कम है इसीलिए हम इसके बगल में ही सेटल डाउन करके लिख रहे हैं। अब जरा ध्यान देंगे, यम की वैल्यू हमारी कितनी है, यम की वैल्यू 1 है आपकी, और x2 की वैल्यू कितनी है 9 है, x2 की वैल्यू 9 है। n की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, और हमारा x1 की वैल्यू कितनी है, हमारा x1 की जो वैल्यू है वो हमारा 3 है, और m + n का मतलब हो गया 1 + 2। अब कामा यम की बात करें, यहाँ यम की वैल्यू आपकी कितनी है 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आपकी 9 है। n की बात करें तो n की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, और y1 की अगर हम बात करें तो y1 की वैल्यू कितनी है, चूंकि y1 की वैल्यू रखनी है तो -3, तो प्लस का माइनस में हुआ माइनस कर दें तो -3 अपान 2 और 1 3। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, जब हम इसे डेट करेंगे तो 9 1 जा 9, 3 2 जा 6, 6 और 9 हमारा हो जाएगा 15, तो 15 अपान क्या हो जाएगा 3, एक वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 1 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3 अपान 3। तो हमारा टोटल जो कोऑर्डिनेट की बिंदु है वह 3 5 जा 15 और ये 1, यानी बिंदु P का निर्देशांक हमारा कितना आया है, बिंदु P का निर्देशांक 5,1 होगा। एज अ सेम रेशियो, ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, हम ऐसे ही बिंदु सेम, आप इसी बात को बिंदु Q के निर्देशांक के लिए, बिंदु Q के निर्देशांक के लिए, बिंदु Q के निर्देशांक के लिए
जब बिंदु Q के निर्देशांक के लिए अगर हम बात करेंगे, तो बिंदु Q के निर्देशांक के लिए जब हम यहां बात करें, तो बिंदु Q के निर्देशांक के लिए मैं आपको फिगर बना दे रहा हूं। हमारा फिगर है ए बी और यहां बिंदु Q है। तो बिंदु Q के निर्देशांक के लिए अगर हम बात करें तो a की वैल्यू जो है हमारा 3, -3 और b की वैल्यू 9, -9 है। और संबंध की बात करें तो यहां से यहां तक की जो पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने m इज इक्वल टू लिया है वह AQ कितना है? AQ कितना है? 2 है। और QB कितना है आपका? कितना है? 1 है। यानी n की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो ऐसे ही जब इस बिंदु के लिए आप x1 x2 नोट करेंगे, इस बिंदु के लिए आप क्या नोट करेंगे? x1 और x2 की वैल्यू नोट करेंगे। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? x1 आपका वही हो जाएगा, x1 3 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा? 9। ये -9 नहीं है, ये सिर्फ 9,9 है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 9,9 कामा y1 की वैल्यू आपकी कितनी है? -3 है और y2 की वैल्यू कितनी है? 9 है। आप बस एक टर्म यहाँ आपका चेंज हो जाएगा। जो आपका m की वैल्यू 1 थी, सेम रेशियो निकालते समय p के समय m की वैल्यू 1 थी, वो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ 2 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आप सेम रेशियो से सेम यही फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि बिंदु Q का भी बिंदु निर्देशांक का भी x, y मान सकते हैं आप अपने अनुसार, कोई भी बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे। बिंदु Q x, y बिंदुओं AB को एक संबंधे 2 के जगह आप यहां लिखेंगे 2 संबंधे 1 के अंतः अनुपात में, 2 संबंधे 1, यहाँ 1 संबंधे 2 की जगह 2 संबंधे 1 के अंतः अनुपात में विभाजित करता है। तो px y के जगह हो जाएगा यहाँ qx y, m x2 प्लस n x1 m प्लस n, m x2 प्लस n y1 प्लस m प्लस n रखेंगे। और मैंने वैल्यू नोट कर दी है। सेम जब आप रखेंगे तो Q के भी निर्देशांक, जैसे P का निर्देशांक आया है वैसे Q का भी निर्देशांक आ जाएगा। और यही आपके त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या होंगे? निर्देशांक होंगे। बिल्कुल बेहद आसान है, मैंने वैल्यू नोट कर दी है। आप सेम P का जैसे निकाले हैं वैसे ही निकालिएगा। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपने m और n की वैल्यू 1 संबंधे 2 लिया है वह 2 संबंधे 1 होगा। बस उसके बाद आप फार्मूले में रख देंगे। टाइप 9 निर्देशांक ज्यामिति कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख है। हमें अब बिंदु संरेख सिद्ध करना है। या हमसे यहाँ टाइप 10 में पूछा हुआ है कि यदि बिंदु दे रखे हैं, संरेख है, तो एक मान याद कीजिए। और आखिरी केंद्रक पूछा हुआ है। तो जब भी आपको संरेख वाला कोई भी मान का क्वेश्चन पूछे या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? इनके वैल्यू को लिखेंगे, इनके निर्देशांकों को लिखेंगे। सबसे पहले इनके निर्देशांकों को लिखते हैं। निर्देशांक हमारे क्या दे रखे हैं? हमारा जो पहला निर्देशांक है, बिंदुओं को हम लिखेंगे। बिंदु है हमारा A 6,9, B है हमारा 0,1, C है हमारा -6, -7। तो यह हमारे 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट के पॉइंट बनाएंगे। इनको हम लिख लें x1, x2, x3, y1, y2, y3। x1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो x1 की वैल्यू क्या है? 6, y1 की वैल्यू 9, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू -6 और y3 की वैल्यू -7। हमने सूत्र पढ़ा था कि यदि किसी भी त्रिभुज या यदि किसी भी कोई भी 3 बिंदुएं अगर वे संरेख हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। तो हम
इनको संरेख अगर दिखाना है तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान हम अगर जीरो, अगर इनका मान जीरो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख दिया तो अगर यह जीरो हो गए, शून्य हो गए तो हम इन्हें संरेख कहेंगे। तो चलिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिखते हैं। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हम जानते हैं, फार्मूला हमने पढ़ा था 1/2 x1 ब्रैकेट में x2 माइनस ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। 1/2 x1 के जगह हमारी वैल्यू क्या है 6, y2 के जगह हमारी वैल्यू क्या है 1 और y3 के जगह हमारी वैल्यू क्या है -7। तो -7 और माइनस +7 हो गया। अब हमारा x2 कितना है? x2 है हमारा 0, y3 कितना है हमारा -7, y1 कितना है हमारा -9 प्लस x3 कितना है हमारा -6, y1 कितना है हमारा 9 और y2 है हमारा 1। हम ध्यान देंगे 1/2 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 छके 48 हो जाएगा, प्लस 0 का किसी भी नंबर में गुणा कराते हैं 0, प्लस का माइनस में हुआ माइनस, और 9 में से 1 गया 8, 8 छके 48। तो ध्यान से हम देखेंगे 1/2 ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में 48 माइनस 48 यानी 1/2 गुणे 0, 48 में 48 किया 0 यानी कितना आया 0। और हम जानते हैं कि जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान, या आपको डायरेक्ट ऐसे लिखवाया गया होगा कि 1/2 हटा दिया गया होगा और इसका मान अगर 0 आता है तो हम कहते हैं बिंदु क्या है। चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मान है, रीजन यह है कि हमने क्षेत्रफल इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा 3 बिंदुएं दे करके तो आप सेम इसी प्रक्रिया से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर 0, अतः बिंदुएं क्या हैं? अतः बिंदुएं संरेख हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेम ऐसे ही अभी दे रखा है, बशर्ते यह बिंदु कह रहा है संरेख हैं, यहां सिद्ध करना था और यहां कह रहा है संरेख हैं। तो सबसे पहले बिंदुओं को हम लिख लेंगे। बिंदु हमारे क्या है? बिंदु हैं हमारे 1, 0, 1, -1 व 11, 4। तो हमारी वैल्यू नोट हो जाएगी क्या? हमारे निर्देशांक के भुज और कोटि नोट कर लेंगे, x1, x2, x3, y1, y2, y3। A0, 1, -1, 11, 4। हमसे कह रहा है चूंकि बिंदुएं क्या हैं? बिंदुएं संरेख हैं। यह पहले से ही कह रहा है कि बिंदुएं संरेख हैं। अगर बिंदुएं संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है यही किसके इक्वल हो जाता है? 0 के। त्रिभुज का जो यह क्षेत्रफल है वह 0 के इक्वल हो जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज।
अब 1/2 को हम उधर भेज देंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 1/2 उधर जाकर के ये गुणे में हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा और 0 के साथ गुणे में होगा 0 हो जाएगा। अब हम x1 की वैल्यू नोट करते हैं। x1 की वैल्यू हमारा क्या दे रखा है? x1 की वैल्यू हमारा दे रखा है a, y2 की वैल्यू क्या दे रखा है? -1, और y3 की वैल्यू क्या दे रखा है हमारा? 4, x2 की वैल्यू क्या दे रखा है? 1, y3 की वैल्यू दे रखा है 4, y1 की वैल्यू दे रखा है 0, x3 की वैल्यू दे रखा है 11, y1 की वैल्यू दे रखा है 0, y2 की वैल्यू दे रखा है -1, तो -1 +1 हो जाएगा बराबर 0। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी बिंदुएं दिया है तो पहला जो बिंदु है या x1 y1 है या x2 y2 है और या x3 y3 है। आप इसे नोट करते समय गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब गलत करेंगे तो फार्मूला आपने कितना हो भी सही रखा हो, अगर वैल्यू में गड़बड़ हुई तो आपका फार्मूला में सही होने के बावजूद भी आंसर नहीं आएगा। और अगर बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं तो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आने के बावजूद आपने सारा स्टेप सही चला होगा तो भी आपका मिनिमम 1 मार्क्स तो कट कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका आंसर सही नहीं आया है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं a into -5 +1, 4 में से 0 गया हमारा, 4 ही बचा, प्लस 11 गुणे 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -5 है, एक ये में 5 है, -5 का 1 में गुणा हुआ -5 है, +4 +11 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -5a + 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15 बराबर 0, यानी -5a बराबर -15, +15 को इधर आप लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -15। तो a बराबर क्या हो जाएगा? -15 बटा -5। तो a बराबर यही आपका आंसर हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब करा एक त्रिभुज दे रखा है और उसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। एक त्रिभुज दे रखा है, हम जब इस प्रश्न को हल करते हैं तो इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। हमने यह त्रिभुज मान लिया कि यह त्रिभुज हमारा ABC है और इसके केंद्रक की बात कर रहा है। त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं 7, 5, 5, 7, -3, 3 और इसके केंद्रक का हाल पूछ रहा है। इसके जगह आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहेगा तो सेम आप इसी फार्मूले में रखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले में आप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें केंद्रक निकालने की बात किया है तो सबसे पहले बिंदुओं को हम नोट करेंगे। जो हमारे बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं को नोट करें। बिंदु हमारे क्या क्या दे रखे हैं? बिंदु है हमारा 7, 5, दूसरा है 5, 7 और तीसरा है -3, 3। अब इनसे हमारा x1, x2, y1, y2 नोट होगा। x1 है हमारा क्या? x1 y1, x2 y2, x3 y3, यह हमारी वैल्यू नोट होगी। तो चलिए x1 की वैल्यू बात करें तो x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है हमारा 7, y1 की 5, इसका 5, इसका 7, इसका -3 और इसका 3। इसलिए अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक का क्या सूत्र होता है? त्रिभुज के केंद्रक के सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3 अपान 3 और y1 + y2 + y3 अपान 3। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू हमारा कितना दे रखा है? x1 है 7 है, x2 है 5 और यह है हमारा -3/3, y1 है हमारा 5, y2 है 7 और ये 3/3। ध्यान देंगे 7, 5, 12, 12 में से 3 गया 9, 9/3 और 7, 5, 12 और 3, 15, 15/3। तो जो हमारा केंद्रक आया वह 3,
5 का आया। तो यही आपके टाइप जो 9th है, यह टोटल निर्देशांक ज्यामिति के 9 तरह के क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आपको और सारे डाउट के प्रश्न होंगे जो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर सोल्यूशन दिया जाएगा।